जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से मैं आ चुका हूं आप सभी के बीच। तो आज की जो 20 प्रश्नों की श्रृंखला हमने पहले कराई थी, उसके बाद के प्रश्नों को मैं यहाँ पे लेके आया हूं। और बिल्कुल बहुत ही बहुमूल्य प्रश्नों का, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का, जो महत्वपूर्ण प्रश्न आप कह सकते हैं, उनका संग्रह यहाँ पर किया गया है। और बिल्कुल आपको कंसिस्टेंसी के साथ सिर्फ पढ़ना है, सिलेक्शन कराना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप सभी लोग एकदम बिल्कुल धुआंधार तरीके से जो है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, है ना। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। और जो बच्चे अभी नए नए जुड़ रहे हैं वो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे बेटा, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म आपका है और आपके ही द्वारा जो है इसको आगे बढ़ाना है और आपके हित के लिए ये कार्य कर रहा है। तो ये आपकी खुद की जिम्मेदारी भी होनी चाहिए कि सब्सक्राइब करें और सहयोग से और भी लोगों को जोड़ते रहें, ठीक है ना। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं अपना आज का लेसन। देखिए, लिखा है कि निम्नलिखित में जल प्रदूषण के क्या कारण हैं। जल प्रदूषण के क्या कारण हैं? क्या धुआं कारण है, ऑक्सीजन कारण है, बम विस्फोट कारण है, या वहित मल? देखिए, बात आ रही है जल प्रदूषण की, ना कि आप देखिए अगर वायु प्रदूषण कहता तो हम धुआं, ऑक्सीजन या ऑक्सीजन पहली बात प्रदूषण का कारण हो ही नहीं सकता। ये ऑक्सीजन जो है वातावरण को शुद्ध करता है, ये प्रदूषक नहीं है। धुआं और बम विस्फोट के कारण वायु प्रदूषण यानी जो एयर पोल्यूशन जिसको हम कह सकते हैं, एयर पोल्यूशन होता है। एयर पोल्यूशन होता है, जबकि हमसे पूछ रहा है कि सर ये बताइए कि आप जो है जल प्रदूषण यानी वाटर पोल्यूशन जो है किसके कॉजिंग की वजह से होता है? तो वहित मल। आप जानते हैं वहित का मतलब होता है फ्लोटिंग, है ना। वेस्ट जो है, फ्लोटिंग वेस्ट मटेरियल जो होता है, बिल्कुल जो डर्टी वाटर है जो हमारे घरों से, नालियों से निकलते हैं और तालाबों में पहुंचते हैं, और शहरों में नालों से निकलते हैं और नदियों में पहुंचते हैं, और कारखानों के द्वारा जो केमिकलाइज्ड जो है जो वाटर है, जो एक पाइप के थ्रू नदियों या नहरों में गिरता है, तो वो चीज़ क्या करता है? वाटर पोल्यूशन का सबसे बड़ा जो कॉज है, कारण है। तो मे बी आप सभी को आंसर आ गया होगा, वहित मल यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि वायु प्रदूषण की, अब देखिए एयर पोल्यूशन के कारण आपसे पूछ रहा है, वायु प्रदूषण के कारण पूछ रहा है। तो लिख रहा है कि कूड़े का जलना, आग लगना, मोटर वाहनों का धुआं, और ये सभी, याद रखिए ये सभी जो है एयर पोल्यूशन के कारण है। देखिए व्हाट इज द, है ना, व्हाट इज द कॉजिंग या व्हाट इज द कॉज ऑफ या एयर पोल्यूशन ऐसे दे सकता है, या कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन देगा, है ना। तो बर्निंग ऑफ वेस्ट मटेरियल या गार्बेज कहेगा, है ना। लिटिंग द फायर या फायर के रीजन की वजह से, है ना। स्मोक ऑफ बाय द स्मोक ऑफ मोटर व्हीकल्स कहेगा, ऑल ऑफ दीज कहेगा। तो मे बी सिमिलर है। देखिए भैया, अगर आप इंग्लिश वे में दे रहे हैं तो भी आपको इन्हीं क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, और अगर आप मीडियम आपका हिंदी है तो भी इसी क्वेश्चन बस आपको समझना है। मैं हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है कि किस तरह से आपको मोटिवेट करके सारी चीज़ों को आपको अच्छे से समझाना है। तो वो देखिए, कूड़े का जलना, उससे भी देखिए अगर आप कूड़ा जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, और अगर मान लीजिए उसमें पॉलीथीन या इस तरह के प्लास्टिक की इत्यादि हैं तो वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। आग लगना, इसमें भी जो है काफ़ी स्मोक निकलता, आप देख सकते हैं, आप देखते भी होंगे। मोटर वाहनों का धुआं भी कार्बन मोनोऑक्साइड का रूप है। तो ये सभी जो है आपके जो है वायु प्रदूषण के बहुत बड़े कारण हैं, और इनसे जो है वायु प्रदूषण होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी द यहाँ पे सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मानवाकृत आपदा नहीं है, यानी मानवकृत आपदा नहीं है, यानी ह्यूमन मेड, यानी ह्यूमन मेड जो है, ह्यूमन से कॉज्ड जो है आपका आपदा, है ना, डाइजेस्टर नहीं है, इस तरह से आपको कह रहा है ना, या कह रहा है कि इसमें ह्यूमन से कॉज जो है डिजास्टर कौन सा नहीं है। अग्निकांड,
क्या मानव के द्वारा नहीं हो सकता? बम विस्फोट क्या मानव के द्वारा? रेल दुर्घटना, भूकंप। तो आप देख सकते हैं कि ये इंसानों के द्वारा जनित जो है आपदा है। लेकिन अगर हम बात करें भूकंप की, तो भूकंप जो है पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटें जो होती हैं, याद रखिए कि पृथ्वी जो है इस तरह से टेक्टोनिक प्लेटों के ऊपर आश्रित है, और ये पूरी पृथ्वी यानी ऊपर की सतह जो है, ये नीचे जो है पूरी जो धरती है इस तरह की प्लेटों पर जो है निर्भर है, यानी आश्रित है। और जब इन प्लेटों में केमिकल रिएक्शन के कारण थोड़ी सी भी इधर उधर खिसकने की प्रक्रिया होती है ना, तो यहाँ पे हमको फील होता है, एक सेक फील होता है, यानी एक कंपन फील होता है, जिसके वजह से हम कह सकते हैं कि भूकंप आ गया, यानी अर्थक्वेक आ गया है। याद रखिए कि एक चीज़ ये है, भूकंप को रिक्टर पैमाने पर मापा जाता है, इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे, है ना। चलिए देखिए आगे है अगला, तो भूकंप आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भौतिक परिवर्तन है? दूध से दही बनना, गन्ने से रस गन्ने के रस से सिरका बनना, बल्ब का जलना, कागज का जलना। इसमें से भौतिक परिवर्तन कौन सा है, आपको ये बताना है। बिल्कुल, देखिए याद रखिए, भौतिक परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक, जैसे अब आप कहें कि दूध से दही बन गया, तो क्या दही से दूध बना पाओगे? इम्पॉसिबल। गन्ने का रस से सिरका बन गया, सिरके से फिर गन्ने का मीठा रस बना पाओगे? इम्पॉसिबल। कागज जल गया, उसकी राख से फिर से कागज बन पाएगा? इम्पॉसिबल। लेकिन अगर बल्ब जल गया तो फिर उसके बाद ऑफ करके फिर हम उसको जला सकते, ऑफ कर देंगे फिर उसी अवस्था में आ जाएगा, फिर जला देंगे, फिर ऑफ कर देंगे, फिर इस तरह से, मतलब ये जो है पुनः जो अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जा रहा है। दैट्स वाई ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सा के साथ, यानी सी के साथ हम चले जाएंगे। ऑप्शन नंबर सा जो है एक भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें वस्तु पुनः अपनी अवस्था में आ जाती है। देखिए तेजी से क्वेश्चंस को रिवीजन कराने का हम काम करेंगे। लिखा है नींबू में पाया जाने वाला अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल। नहीं है बेटा, तेजाब इसी को कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका फार्मूला होता है H2SO4, है ना। हाइड्रोजन सल्फाइड होता है ये बेटा। ये जो होता है काफ़ी कठोर अम्ल है, और एक बार अगर किसी की स्किन को छू जाए तो गला करके एकदम ख़त्म कर देगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझना है। सल्फ्यूरिक अम्ल। एसिटिक अम्ल जो है होगा कि नाइट्रिक अम्ल होगा, साइट्रिक अम्ल होगा, तो आपको ये बताना है कि कौन सा अम्ल आपका होगा। तेजी से आप सभी लोग आंसर करते रहिए, है ना। बिल्कुल तेजी से आंसर करते रहिए। बिल्कुल, तो आपका साइट्रिक अम्ल जो है नींबू में पाया जाता है। आपको समझना है, नींबू में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। आप सभी का आंसर किसके साथ चला जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी द के साथ चला जाएगा। आप डी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। अब कह रहा है विटामिन डी का सबसे सस्ता प्राकृतिक स्रोत है, फल है, सब्जी है, दूध है, और धूप की रोशनी है। याद रखिए कि आप सभी लोग, सबसे सस्ता विटामिन डी का स्रोत क्या है? सनलाइट, यानी धूप है। आप लोग कहते हैं ना गर्मियों में धूप सेकनी चाहिए, तो धूप ही सबसे सस्ता, मतलब नो इन्वेस्ट, है ना, आपको एडवांटेज मिलेगा और कोई खर्च नहीं लगेगा। तो आपका सबसे जो आसान वाला जो उत्तर हो गया आपका, वो आपका ऑप्शन सा के साथ, यानी सी के साथ चला जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट फॉर यू। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न पर। सरौता। सरौता आप सभी लोग देखे होंगे। सरौते में कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। आप सभी लोग ध्यान से देखिए, इस चीज़ को हम थोड़ा सा ड्रा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये है देखिए आपका सरौता। में भी थोड़ा सा ड्रा करने की हमने कोशिश किया है। तो आपका देखिए बल यहाँ लगता है, यहाँ पे हम दबाते यहाँ पर हैं। देखिए
देखिए यहाँ पर हमारा जो बीच का ये देखिए मिड पार्ट है, बीच में होता है, और यहाँ पर हम बल लगाते हैं। और कार्य जो होता है देखिए ये किनारे पर जो है हमारा जो है क्या है एक किनारे ये जो है यहाँ पर ये जो सेंटर होता है, और यहाँ बल हमारा यहाँ लगता है, बल हमारा यहाँ लगता है, और बीच में जहाँ पर हमको कार्य करना है कार्य यहाँ से होता है। सुपारी कट जाती है वहाँ पे रखने के बाद। तो ये पूछ रहा है कि सरौते में आलम्ब होता है, कहाँ पर होता है? किनारे पर होता है, यहाँ पर किनारे पर होता है क्या? क्या बीच में होता है? क्या जो है आपका यहाँ पर होता है ना? तो आपको बताना है, बताइए। तो आपको याद रखना है कि सरौते में जो आलम्ब होता है वो आलम किनारे पर होता है। कहाँ पर होता है? आलम जो होता है वो किनारे पर होता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। घड़ी को चाबी देने में संग्रहण करते हैं। घड़ी को चाबी देने में संग्रहण करते हैं स्थिति गतिज ऊर्जा की, यानी जिसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि घड़ी को चाबी देने में संग्रहण करते हैं, किस ऊर्जा का संग्रहण करते हैं? देखिए चाबी वाली घड़ी आप सभी लोग जानते होंगे, चाबी भर देने पर वो काफ़ी देरी तक चलती थी। ऐसी घड़ी आती थी पहले, लेकिन अब थोड़ा सा डिजिटल वॉच जो हो गया है उसका बहुत ज़्यादा यूज होने लगा है। तो जब चाबी को भरते थे घड़ी में तो कौन सी ऊर्जा उसमें संग्रहित हो जाती थी, कौन सी ऊर्जा इकट्ठी हो जाती थी? क्या उसमें गतिज, गुरुत्वीय, सामर्थ्य ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा? यानी हम इसको कह सकते हैं गतिज यानी काइनेटिक, और इसका गुरुत्वीय ऊर्जा है ना, बिल्कुल ग्रेविटेशनल जो है एक्सेलरेशन यानी त्वरण इसमें आ जाता था, या स्थितिज ऊर्जा या सामर्थ्य उसमें यानी पावर आ जाती थी, है ना, स्ट्रेंथ आ जाती थी। ये आपसे पूछ रहा है। बिल्कुल, तो आपका याद रखिए उसमें गति करने से गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाती थी, वो गतिमान हो जाता था। तो गतिज ऊर्जा के साथ आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। ओके, आगे चलते हैं। देखिए एलिसा एक परीक्षण है। वो किस रोग में किया जाता है? क्षय रोग में, टाइफाइड में, कैंसर में, या एड्स जैसी बीमारी में। तो याद रखिए कि आपको ये समझना है ये परीक्षण जो है एड्स के इम्प्रूवमेंट के लिए, एड्स जैसी बीमारियों का पता लगाने के लिए किया जाता है। और AIDS इसका जो है ये भी रहता है कि एड्स का जो मतलब किस तरह से लिखा जाता है, तो AIDS लिखते हैं, और इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो याद रखिए कि ऑप्शन नंबर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एलिसा परीक्षण एड्स जैसी बीमारी में के उपचार में या उसके पता लगाने में किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब लिखा है कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जो होता है, अणु जो होते हैं, उसमें त्रिकायनिक बंध होता है, एकल सहसंयोजी बंध होता है, द्विक सहसंयोजी बंध होता है, कौन सा संयोजी बंध होता है? ये आपको बताना है, जल्दी से बताइए सभी लोग। बिल्कुल आपको समझना है कि उसमें त्रिक सहसंयोजी बंध होता है। बस यहाँ तक आज की श्रृंखला है, आगे के प्रश्नों को कल कराएंगे। बिल्कुल इसी तरह से आप पढ़ते रहेंगे। त्रिक सहसंयोजी बंध होता है नाइट्रोजन, इसको N से इंडिकेट करते हैं। इसके अणु यानी इसके जो मॉलिक्यूल्स में जो त्रिक सहसंयोजी बंध होता है, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास पे, तब तक के लिए आप